हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक पाठक एक बार फिर आपके सामने 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आपके सामने हूं। उनको डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हम चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक फिर जैसी मुझको उम्मीद है ना, कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करें और मुझसे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 1 के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, 12th की फिजिक्स के लिए। टॉपिक है कुलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ एंड द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, कुलाम लॉ पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इवन की मैं बता दूं आप लोगों को, पूरी 12th में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कुलाम्स लॉ से, है ना। कुलाम्स लॉ एक तरह से एनालॉगी है किसका, जैसे कि आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। ठीक है, वहाँ दो मासेस हुआ करते थे, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस होंगे। सो है ना, बात करेंगे कुलाम्स लॉ और इसके स्टेटमेंट की, क्या स्टेट करता है ये लॉ और कैसे हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुलाम्स लॉ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह से ही एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। मतलब कि इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी वो सभी बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके ही बताई गई हैं। ओके, है ना। ये बेसिक लॉ है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, हाँ, जिसको कि आप एक्सपेरिमेंट्स करके, है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो कुलाम्स लॉ क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, किस तरीके क्या बात समझाता है। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर नोट भी कर दिया है ना। तो कुलाम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्ज का मतलब रुके हुए हैं। तो दो चार्ज हैं हमारे पास, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अट्रैक्शन या रिपल्सन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो दो चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, वह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब कि एक चार्ज अगर Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो होगा। ठीक है ना, ये फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है नहीं, तो शायद इतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी, देख करके यहाँ पर समझ में ज़्यादा आएगा। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट हेरा, एक पॉइंट हेरा। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वह क्या हो गया, R। ठीक है ना, तो यही चीज हम लोग ऊपर लेकर के चल रहे थे, वही चीज ऊपर लिखी हुई है। एक बार फिर देखिए, दो चार्ज है हमारे पास, एक Q1 और Q2। कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस है ना। मतलब यहाँ पर हमें चार्जेस के शेप और साइज की बात नहीं करनी है। दोबारा एक बार सारी बात फिर बोल रहा हूं। देखिए, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2, और साथ ही साथ दोनों किसमें है, रेस्ट में है। Q1 भी रेस्ट में है और Q2 भी रेस्ट में है। ठीक है नहीं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, जो दो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है वो क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है ना, बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट, इस तरह से होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज व्हाट द फर्स्ट, है ना। एंड
F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस R है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब R ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, मतलब चार्ज अगर दूर दूर होंगे तो कम फोर्स लगाएंगे, पास पास होंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया? एक बार फिर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्जेस हैं, रेस्ट में है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। या तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं। तो कुलाम जिनके नाम पे ये लॉ है कुलाम्स लॉ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ये मालूम किया कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है वह फोर्स है ना दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम है। और साथ ही साथ यह फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस R, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं? है ना, है ना? तो ये दोनों बातें आई समझ में। अब अगर हम क्या करें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने। तो पहली बात है कुलाम्स लॉ समझ में आया आप लोगों को। अब हम धीरे धीरे उसकी एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुलाम्स लॉ क्या था? कुलाम्स लॉ कहता है Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो दोनों एक दूसरे पे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। सो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ तक तो ये लॉ हो गया, समझ में आ गया होगा कुलाम्स लॉ क्या कहता है, क्या स्टेट करता है। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों कंबाइन कर दिया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। चलिए, अब जैसा कि आपको मालूम है एक रिवाज है, नियम है, रस्म है जो हम निभाते चले आ रहे हैं क्लास 9 से, कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है इसको हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पर K क्या हो गया? K जो है इसको आप क्या कहोगे? K हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है कि नहीं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट पैदा हो गया, नामकरण तो इसका भी करना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द फोर्स कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? अब आपको याद आ रहा होगा कि कुछ ऐसा ही लॉ तो हमने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा था? ठीक है नहीं साहब? ये दो चार्ट एक मासेज है M1 एंड M2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई? R हो गई। ठीक है नहीं? तो फोर्स क्या होता है? F इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R स्क्वायर। दोनों चीजों को कंबाइन किया तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में क्या हो गया? R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। इस तरह की चीज पढ़ चुके हैं आप लोग। यहाँ पर कैपिटल G क्या था? कैपिटल G था आप लोगों का, कैपिटल G था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना? आपको मालूम है इस कैपिटल G की वैल्यू भी थी और इस कैपिटल G की जो है क्या थी? यूनिट भी थी, दोनों चीज थी। अब आप देख लीजिए क्या दोनों लॉ में सिमिलरिटी है कि नहीं है? बस इतना है कि ये किसके लिए है? ये मास के लिए है ग्रेविटेशन लॉ, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है? चार्ज के लिए। मैं आप लोगों को बेसिक बातें बता दूं। देखिए दोनों लॉ लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है मास में और चार्ज में। आपको बता दूं मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है लेकिन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है। तो साथ ही साथ टॉपिक में आप लोगों को चार्ज और मास के में भी कुछ डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से आप वापस आइए लॉ के ऊपर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है कि क्या कह दिया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और क्या नाम रख दिया इसका? फोर्स कांस्टेंट।
अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, इसकी भी अपनी वैल्यू थी, यूनिट थी, ठीक उसी तरीके से इस k की भी, जिसको अपन लोग फोर्स कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, इसकी भी अपनी क्या होती है, एक यूनिट होती है। क्या होती है? एक यूनिट। ठीक। तो स्टूडेंट्स, है ना, बात हमारी चल रही है किसकी? k की। k क्या है आपका? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने हटाया तभी आया, और मैंने कहा कि इसकी क्या होगी? वैल्यू होगी, है ना, और इसकी यूनिट भी होगी। लेकिन आपको बता दूं के जो फोर्स कांस्टेंट है, तो आपको बता दूं, है ना, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन, ठीक है ना, बता दूं आप लोगों को, ये डिपेंड ऑन, जो के की वैल्यू है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किन किन दो चीजों पर डिपेंड करती है? देखिए, के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम पर, जहां की कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती थी मीडियम पर। नेचर ऑफ मीडियम यानी कि Q1 और Q2 किस मीडियम में रखें, वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, ऑयल में रखें, वाटर में रखें, इसके साथ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके, नेचर ऑफ मीडियम, तो के की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? नेचर ऑफ मीडियम पर, और डिपेंड करती है किस पर? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ठीक है नहीं? अगर मान लें यहां पर मैं आपको बताऊं और समझाऊं, ठीक है ना, इफ है ना, यदि हम नेचर ऑफ मीडियम बेटा वैक्यूम ले लें, वैक्यूम, और प्लस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या ले लें? ऐसा यूनिट ले लें। सही है कि नहीं? यूनिट्स हम ऐसा सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, और जो चार्ज हमारे Q1 और Q2 रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं, है ना। तो देन मैं बता दूं आपको, k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये होती है। इसकी अपनी यूनिट भी है, यूनिट में आपको फर्दर निकालना बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि k की यूनिट कैसे निकलेगी, है ना। तो एक बार फिर से सारी चीज दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, है ना। बात किसकी चल रही है ना, अपन लोगों ने देखा, हम कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, उसका एक्सप्रेशन आया, और हमारे पास फॉर्मूला क्या रखा था? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या रखा था? R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आपने हटाया तो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आपने फोर्स कांस्टेंट कहा, और मैंने आपको बताया कि जो के फोर्स कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है कि नहीं? Q1 Q2 किस मीडियम में रखे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगी, और आपको बता दूं, और आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं यूनिट का, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमारे लिए मान लीजिए जो मीडियम है वो हमने वैक्यूम ले लिया, और सिस्टम जो है वो ऐसा यूनिट ले लिया, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट एक स्पेशल सिंबल होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं? बाद में इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और कुछ यूनिट आएगी, यूनिट में बाद में आप लोगों को निकालना बताऊंगा। तो बात समझ में आई? दिस इंप्लाइज, इसका मतलब अब हम कूलॉम्स लॉ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है नहीं? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट द, जैसे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़कर के आए हो, वैसे एक क्वांटिटी है ये मीडियम के लिए, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बात समझ में आ रही है? एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज होती है, बिल्कुल अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का अलग वीडियो आएगी इसके लिए पूरी तरीके से, जिसमें आपको मैं इस टर्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये आ गया। अगर मान लो इफ Q1 एंड Q2, ठीक है ना, आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में उनको प्लेस किया गया, और वो मीडियम कम से कम वैक्यूम नहीं है, तो मैं बता दूं जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m,
यहाँ पे क्या था एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, और कोई मीडियम हो गया तो इसका मतलब एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये टर्म चेंज हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन एम है ना। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी और मीडियम के लिए अलग होगी, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि अगर उन्हीं चार्जेस को Q1 Q2 अगर वैक्यूम में रखें तो फोर्स अलग होगा, और Q1 Q2 अगर किसी और मीडियम में रखें तो उनके बीच में फोर्स जो है वो क्या होगा, अलग होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया, आई थिंक मुझे लगता है कूलम्ब्स लॉ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ, तो अभी तक डिस्कस क्या कर लिया, कूलम्ब्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है कि नहीं आ रही है। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो अगर एक बार आपने वीडियो देखा है तो एक बार और उसको देखिएगा, फिर भी आप समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, कॉन्टेक्ट करें, है ना, तो हो सकता है मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे